चिल्ड्रेन, क्लास 10 की शुरुआत मैं कहानी भेड़ और भेड़िए से करना चाहता हूँ। क्लास 10 में वैसे तो 3 कहानी बची हुई है, भेड़ और भेड़िए, 2 कलाकार, संदेह, और 2 पोएम, 2 कविताएं हैं, मारुति मंदिर की ओर चलना हमारा काम है। मैं सोचा कि बच्चे घर में हैं, उन्हें अच्छी सी कहानी सुना दूं। 10वीं के बच्चों के लिए आज की कहानी भेड़ और भेड़िए। चिल्ड्रेन, यह कहानी आज के परिवेश में जो हमारा प्रजातंत्र है, जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसका मतलब है प्रजा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि प्रजा के लिए, प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन करते हैं, इसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। इस कहानी द्वारा प्रजातंत्र की व्यवस्था पर लेखक ने कटाक्ष किया है। लेखक के द्वारा यह दिखाया गया है कि प्रजातंत्र में जो दोष दिखाई देते हैं, जो कमियां दिखाई देती हैं, उन कमियों के जन्मदाता हम सभी होते हैं। जब भी अवसर आता है अपने प्रतिनिधि चुनने का, हम अपने अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रतिनिधियों को न चुनकर हम नेताओं के जोशीले भाषण में आकर, उनके दिखाए गए लालच में आकर हम अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। मन में यह विश्वास रहता है कि जिसको हम नेता चुने हैं, जो प्रतिनिधि चुने हैं, आगे चल करके हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन होता उल्टा है, वे हमारे अधिकारों की रक्षा की जगह वे हमारे अधिकारों का शोषण करने लगता है। यही बातें इस कहानी में भेड़ और भेड़िए में दिखाई गई है। कहानी छोटी है, एक जंगल पर आधारित है। इस जंगल पर जिसमें 2 प्रकार के जानवर हैं, मांसाहारी, शाकाहारी। बच्चे ये समझ आए कि समाज में भी 2 ही किस्म के हैं, एक शक्तिशाली वर्ग, एक कमजोर वर्ग। हर बार कमजोर वर्ग चाहता है कि उसके लिए एक नई स्थापित शासन व्यवस्था बने, लेकिन अंत में यही होता है जो हमारा शक्तिशाली वर्ग चाहता है, शासन की बागडोर उनके हाथ में जाती है। मेरे बच्चों, यह कहानी एक ऐसे जंगल की कहानी है जिसमें सबसे अधिक संख्या भेड़ों की थी, भेड़ मीन्स शीप, और सबसे कम संख्या भेड़ियों की थी। चिल्ड्रेन, भेड़ और भेड़िए में ज्यादा का अंतर नहीं होता। यदि शब्द रचना के हिसाब से देखा जाए तो भेड़ में ईया जोड़ देने से, ईया प्रत्यय जोड़ देने से भेड़िया हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही प्रजाति के, एक ही जाति के जानवर हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। भेड़ शाकाहारी है और भेड़िया मांसाहारी है। जिस जंगल में ये कहानी रची गई, उस जंगल में भेड़ों की तादाद 90% थी और भेड़िए केवल 10%। भेड़ों को लगने लगा कि हम लोग तो संख्या में अधिक हैं, अतः वन में प्रजातंत्र की स्थापना की जाए,
चुनाव करा जाए। निश्चय ही हमारी संख्या अधिक है, अतः हमारे प्रतिनिधि ही चुने जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी और हमारी सरकार बनने के बाद हमारे हितों को ध्यान में रखकर सारे कायदे कानून नियम बनाए जाएंगे। अब जो ही ये बात निश्चय की गई, निश्चित की गई, यह तय किया गया, भेड़ों में हर्ष की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ भेड़िए थे, उनमें शोक की लहर दौड़ गई। क्यों दौड़ गई? वे सोचने लगे कि हमारी तो तादाद कम है, यदि चुनाव हुआ तो भेड़ें जीतेगी, उनके प्रतिनिधि तो अधिक होंगे, उनकी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद पहला कानून बनेगा कि कोई जीव हत्या नहीं करेगा। वो सारी नियम उनके हितों के लिए बन जाएंगी। परिणाम ये होगा कि हम लोगों को मांस खाना छोड़कर घास खाना पड़ेगा। भेड़ियों का समाज उदास हो गया। उस समय जंगल पर एक बूढ़े भेड़िए का शासन था। बहुत दुखित था, बहुत दुखी था। क्या किया जाए, क्या न किया जाए। चले जंगल में एक और प्राणी रहते हैं जो फिजिकली बहुत कमजोर होते हैं लेकिन मेंटली बहुत चतुर होते हैं। वे हैं सियार। वे भी मांसाहारी हैं लेकिन खुद मांस खाने के लिए शिकार नहीं करते। वे मांसाहारी जानवरों के किए गए शिकार को खा लेने के बाद उसमें जो हड्डियां बची रहती हैं उसी में से मांस कुतर कुतर कर खाते हैं, खुद शिकार नहीं करते। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा सियार बूढ़े भेड़िए के पास गया और वहां पहुंचने के बाद उसने भेड़िया से पूछा, जी हजूरी के अंदाज में, चापलूसी के अंदाज में, उसको खुश करने के अंदाज में, महाराज आप बहुत उदास दिखाई देते हैं। भेड़िया बहुत क्रोधित हुआ, क्या बात करते हो, तू नहीं जानते कि जंगल में अब हमारी सरकार नहीं रहेगी, हम लोगों को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं दिखता, जंगल को छोड़ना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते, अजायब घर में भी जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो जानवरों को हम लोग इतने बदनाम हैं कि कहीं किसी जू में हमको कोई रखेगा भी नहीं। आजकल तो पता लगता है कि वहाँ मनुष्य रखे जाते हैं, मनुष्य में मानुष, सर्कस वाले भी हमें पसंद नहीं करते। अब तो उपाय है कि हम लोगों को घास खाना पड़ेगा। बड़ा सियार कुछ देर सोचा, उसने भेड़िए को समझाया, महाराज मेरे होते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, कुछ ऐसा मैं काम कर दूंगा कि न चाहते हुए भी भेड़ों की सरकार नहीं बन पाएगी और आपकी सरकार बन जाएगी। भेड़िया नाराज होकर कहा, अरे झूठे सपने मत दिखाओ, बताओ तो। आगे की बात बताने से पहले बूढ़े सियार ने कहा, एक शर्त पर बताऊंगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, यदि आप मेरी बात मान गए तो निश्चय है आपकी ही सरकार बनेगी। ठीक है बोलो। तो आपको मैं भेड़ों की सभा में ले जाऊंगा। अब फिर से भेड़िया क्रोधित होकर बोला, क्या बात करते हो, भेड़ें हमको देखकर ही डर के मारे भाग जाएंगी, कैसे मतलब तुम बात करते हो। कहा कि नहीं, आप विश्वास करिए, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे
जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, आज से तुम मेरे गुरु, जो कहोगे वही मैं करूं। मेरे बच्चों, बूढ़े सियार ने भेड़िए के माथे पर तिलक लगाया, गले में माला पहना दी, मुंह में घास का तिनका खोस दिया और भेड़ों की सभा में ले जाने से पहले उसने सुझाव दिया कि आप सभा में जाएंगे, लेकिन आप माथा झुकाकर ही बैठेंगे, बाकी मैं काम देख लूंगा। इस तरह बूढ़े सियार ने भेड़िए को पूरी तरह संत का रूप दे दिया, ताकि भेड़ों के सामने यह साबित कर सके कि भेड़िया महाराज मांस खाना छोड़कर घास खाना शुरू किए हैं, पूजा पाठ करना शुरू किए। भेड़िए को फायदा दिखाई दिया, सोचा कि थोड़ी देर के लिए नाटक करना है, इसमें क्या जाता है। मेरे बच्चों, बूढ़े सियार के सुझाव पर, बूढ़े सियार के आदेश पर भेड़िया भेड़ों के बीच पहुंचा, चुपचाप बैठा रहा, माथा झुकाए। मेरे बच्चों, आप तो जानते ही हो कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी आंखों से हमेशा पानी गिरता है। आप कभी भी देखो, टीवी पर भी देखो, बाघ हो, शेर हो, सभा में भेड़िया बैठे थे, आगे भेड़ें बैठी थी। सियार ने अपने कुछ समर्थकों को भेड़ों के बीच खड़ा कर दिया था, बैठा दिया था, ताकि कोई बगावत के स्वर हो तो वो तुरंत खबर कर सके। बूढ़े सियार ने भेड़ों के बीच बोलना शुरू किया। मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे भेड़िया राजा अब संत हो गए हैं। इन्होंने मांस खाना छोड़कर घास खाना शुरू कर दिया है। आज कल की ही घटना, एक भेड़िए के बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया। ये भेड़िए महाराज ने अपने दांतों से वो कांटा निकालकर उस बच्चे को जीवित कर दिया। ये नहीं कहा कि उस भेड़िए के बच्चे को भेड़ के बच्चे को पच कर गया, लेकिन उसने ये दिखाया, ये भी कहा कि देखिए भेड़िए महाराज आज भी आप लोगों पर किए गए अत्याचार के लिए पछता रहे हैं। उनकी आंख है कि जो आंखों से अश्रु नहीं थमते, अभी भी अश्रु बहा रहे हैं और इतने शर्मिंदे हैं कि आप लोगों के सामने माथा उठाकर देख भी नहीं रहे। जबकि हकीकत ये थी कि यदि वो आंख उठाकर सामने देखता, कोमल और मुलायम भेड़ों को देखता, तो सारे वादे चूल्हे भाड़ में जाते, तुरंत भेड़ों पर टूट पड़ता, एक आध को तोड़ ताड़ कर खा जाता। उसका यही मौन उसको मजबूत बना रहा था। भेड़ आगे उसने ये भी कहा कि आप लोग जानिए, बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि आजकल प्रजातंत्र में चुनाव लड़ना, लोगों को अधिकार दिलाना, साधारण जनता के लिए लड़ना, यह कमजोर वर्ग के बस के बाहर की बात हो गई है। जो ताकतवर है, जिसके पास धन की ताकत है, जिसके पास जन की ताकत है, वही चुनाव जीत सकता है। देखो कैसे बूढ़े सियार ने भेड़ों को समझाया, आप लोग कमजोर प्राणी हैं, आप अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़िया महाराज को चुनिए, ये ताकतवर हैं, आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, बाहरी जानवरों को इस जंगल में आने से रोकेंगे, आप लोग अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग सभी मिलकर भेड़िए महाराज को जिताइए। मेरे बच्चों, भेड़ों ने जो निश्चय किया था कि चुनाव हो,
हमारे प्रतिनिधि चुने जाएं, हमारे हितों के लिए नियम बने, सब कुछ खत्म हो गया। बूढ़े सियार के बहकाव में सारी भेड़ें आ गई। भेड़ों के बीच में जो सियार छिपे हुए थे वहीं से उन्होंने जयकार करना शुरू किया, भेड़िया महाराज की जय। और उनको देखते देखते सारी भेड़ें भी भेड़िया महाराज की जयकार करने लगी। और जब चुनाव का दिन आया, सारे भेड़ों ने मिलकर बूढ़े भेड़ियों को जिता दिया। जिता देने के बाद पहला नियम जानते हो बच्चों क्या बना? पहला नियम बना, सुबह भेड़िए को खाने में एक भेड़ का बच्चा चाहिए, दोपहर में खाने के लिए एक पूरी भेड़ चाहिए, और रात के भोजन में सेहत के हिसाब से आधी भेड़ चाहिए। यही हुआ। जितनी बात भेड़ों ने सोची थी कुछ नहीं हुआ। ये बात भले ही एक जंगल की एक भेड़ और भेड़िए की कहानी है, लेकिन आजकल समाज में एकदम ये कहानी चरितार्थ होते हुए दिखाई देती है, समाज पर लागू होते हुए दिखाई देती है। मेरे बच्चों, अगले पीरियड में मैं एक चैप्टर को 4 पीरियड में, मैं 3 पीरियड में या अधिक से अधिक 2 पीरियड में बांट करके मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा नहीं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन और आंसर खुद मैं समझूंगा कि मेरे बच्चे मेरे सामने हैं। क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, क्वेश्चन कहूँगा, अब मैं समझूंगा कि बच्चे उत्तर नहीं दे रहे हैं, उस क्वेश्चन के सारे पहलुओं पर चर्चा करते हुए मैं आंसर बताऊंगा। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर के ये शॉर्ट को उसका फोटो लेकर के मैं बच्चों तुम्हें मैं भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही। हमारे बच्चे सेहतमंद रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें, माता पिता की सेवा करें। बहुत अच्छा अवसर आया है कि घर के कार्यों में भी हाथ बटाने का अवसर मिला है बच्चों को। हाँ, बाहर ना निकले, हाथ धोएं। मेरा आशीर्वाद है बच्चों को। माता सरस्वती, प्रभु यीशु, अल्लाह, ईश्वर हमारे बच्चों को ज्ञान दे और पढ़ाई के लिए उनके मन में रुचि और साहस भरे। थैंक यू।